Hello student, I am Sweta Parmar from St. Thomas School, Surat. Standard 12, Subject Hindi, Lesson number 2, नमक का दरोगा. Part 1. नमक का दरोगा. लेखक प्रेमचंद. मूल नाम धनपत राय. जन्म सन 1880. जन्मस्थल लम्ही गांव. निधन सन 1936. प्रेमचंद का जन्म वाराणसी उत्तर प्रदेश के निकट लम्ही नामक गांव में हुआ था. जीवन संघर्ष में जूझते हुए वे एक स्कूल अध्यापक से ऊपर उठकर स्कूलों के सब इंस्पेक्टर पद पर भी आसीन हुए थे. वे कुछ समय तक काशी विश्वविद्यापीठ में भी अध्यापक रहे. उन्होंने कई साहित्यिक पत्रों का संपादन किया, जिनमें हंस प्रमुख था. आत्मगौरव के साथ उन्होंने साहित्य के उच्च आदर्शों की रक्षा का प्रयत्न किया. प्रेमचंद के उपन्यास तथा कहानियां हिंदी साहित्य की धरोहर है. गोदान, निर्मला, गबन, सेवा सदन, कर्मभूमि, रंगभूमि आदि उनके प्रमुख उपन्यास हैं तथा उनकी कहानियां मानसरोवर के 8 भाग में संकलित है. उनके उपन्यास तथा कहानियां हिंदी साहित्य की धरोहर है. उपन्यास गोदान, निर्मला, गबन, सेवा सदन, कर्मभूमि और रंगभूमि. कहानियां मानसरोवर जो 8 भागों में संकलित है. इस कहानी के पात्र मुंशी वंशीधर, पंडित आलोपीदीन, प्रशासनिक अधिकारी और वकील. प्रस्तुत कहानी समाज की यथार्थ स्थिति को उद्घाटित करती है. मुंशी वंशीधर एक ईमानदार और कर्तव्यपरायण व्यक्ति है. पंडित आलोपीदीन दातागंज के सबसे अधिक अमीर और इज्जतदार व्यक्ति थे. उन्होंने धन के बल पर सबको गुलाम बना रखा था. वह पैसे कमाने के लिए नियम विरुद्ध कार्य करते हैं. दारोगा वंशीधर उनकी नमक की गाड़ियां पकड़ लेता है. उनके प्रलोभन को वह ठुकराता है. उनको अदालत में ले जाता है, लेकिन वकील और प्रशासनिक अधिकारी ने उसे निर्दोष साबित कर दिया और वंशीधर को नौकरी से बेदखल कर दिया. अंत में पंडित आलोपीदीन वंशीधर के घर जाकर माफी मांगते हैं और अपने कारोबार में स्थायी मैनेजर बना देते हैं. वंशीधर की ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठ के आगे नतमस्तक हो जाते हैं. विद्यार्थी मित्रों, इस कहानी में हमारे जो नमक का दरोगा लेसन है उसमें हमारे समाज में जो हो रहे कार्य है उसके ऊपर लेखक ने प्रकाश डाला है. तो इसमें लेखक ने कहा है कि अच्छे लोग और बुरे लोग ऐसे 2 प्रकार के लोग रहते हैं, पर बुरे लोग ऐसे भी नहीं है कि उनको कभी अपनी गलती का एहसास ना हो. जब उनकी गलती को वो समझ लेते हैं कि हम लोग गलत है तो वो भी अब खुद को सुधारने की कोशिश करते हैं. और यहाँ पे हमारे इस पाठ में भी कि भाई आलोपीदीन जो है वो दातागंज के बहुत ही इज्जतदार व्यक्ति थे. पर कैसे? क्योंकि वो बहुत ही पैसे वाले व्यक्ति थे, तो उनको भी खुद की गलती समझ में आती है और वो मुंशी वंशीधर को फिर बाद में उनसे माफी मांगते हैं और उनको वापस अपने जो कार्य होते हैं उसमें मैनेजर का स्थान पर उनको नियुक्त करते हैं, क्योंकि उनको समझ में आता है कि मैंने उनके साथ गलत काम किया है. फिर उनसे वो माफी मांगकर वो अपनी गलती को सुधारते हैं. जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वरदत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया तो
लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ। कोई घूस से काम निकालता था, कोई चालाकी से। अधिकारियों के पौ बाहर थे। पटवारगी का सर्व सम्मानित पद छोड़ छोड़कर लोग इस विभाग की बरकंदाजी करते थे। इसके दारोगा पद के लिए तो वकीलों का भी जी ललचाता था। यह वह समय था जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक ही वस्तु समझते थे। फारसी का प्राबल्य था। प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर फारसीदा लोग सर्वोच्च पदों पर नियुक्त हो जाया करते थे। मुंशी बंसीधर भी जुलेखा की वीर कथा समाप्त करके मजनू और फरहाद के प्रेम वृत्तांत को नर और नील की लड़ाई और आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझते हुए रोजगार की खोज में निकले। उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे। तो यहाँ पे विद्यार्थी मित्र, लेखक जो है हमारे प्रेमचंद जी, उन्होंने जो हमारे मुंशी बंसीधर जो है उनके बारे में बताया, पंडित आलोपीदीन के बारे में बताया कि वो गांव के सर्वश्रेष्ठ आदमी थे और उस समय पे वहां पे नौकरी की जब रोजगार ढूंढने के लिए सब लोग अपने अपने तरीके से प्रयास करते थे, तो मुंशी बंसीधर जो है वो भी ऐसे प्रयास करते हैं। ये जो जॉब ढूंढना था उसके लिए वहां पे क्या करते थे लोग, अपने जो भी अपने जो पहचान थी उनके द्वारा वो लोग कि भाई हमारी ये पहचान है, हमारी ये पहचान है, ऐसे करके वो लोग वहां पे नौकरी लेने के लिए जाने के लिए तैयार थे। उनको ऐसा लगता था कि ये नौकरी अगर मिल जाए हमें तो हमारा भाग्य खुल जाएगा। तो उसी समय पे ये जो मुंशी बंसीधर जो है वो भी वहां पे जॉब लेने के लिए जाते हैं। और वो जॉब क्या है, दरोगा का। तो वो सोचते हैं कि चलो मैं भी ट्राई करता हूँ, तो ऐसे वो वहां पे जॉब लेने के लिए जाते हैं। समझाने लगे, बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ से दबे हुए हैं, लड़कियां हैं, वह घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती है। मैं कगार पर का वृक्ष हो रहा हूँ, न मालूम कब गिर पड़ूं। अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर का मजार है। निगाह चढ़ाते और चादर पर रखना चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो। तो यहाँ पर उनके पिताजी जो है मुंशी बंसीधर के, जब नौकरी लेने जाते हैं तो उनको कहते हैं कि बेटा तो अपने घर की दुर्दशा देख रहे हो ना, हमें लड़कियां भी है, तेरी बहनें भी है, वो कैसी है, जैसे घास फूस, घास जितना फटाफट जल्दी बढ़ता है वैसे लड़कियां भी जल्दी जल्दी बड़ी हो जाती है। और मैं कगार पर का वृक्ष हूँ, यानी मैं बहुत ही बूढ़ा हो गया हूँ, मृत्यु मेरे सामने खड़ी है। तो जो भी करेगा तो सोच समझ कर करना और ऐसी नौकरी ढूंढना कि तुझे सैलरी तो मिलेगी ही मिलेगी, पर उससे कुछ अलग भी तुझे पगार मिल जाए जिससे तेरी आमदनी और भी बढ़े। ऐसे तू ध्यान रखना, क्योंकि जो पगार आता है वो तो तुरंत ही पूर्णिमा जैसा चांद होता है, क्योंकि वो आके तुरंत चला जाता है। तो तू ये बात का ध्यान रखना और तुझे ही जो करना है, तुझे ही घर को संभालना है। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्णिमा का चांद है जो एक ही दिन दिखाई देता है और घट्टे घट्टे लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहना हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है। इसी तो यहाँ पे क्या कहते हैं उसके पिताजी कि भाई जो मासिक वेतन है वो तो ठीक है, पर जो ऊपरी आय मिले उससे क्या होता है, हमारा दूसरा खर्च निकल जाता है। क्योंकि ये जमाना ही ऐसा है कि आपको कुछ ना कुछ काम तो करना ही पड़ेगा। क्योंकि वो उसके पिताजी जो थे वो बहुत ही गरीब आदमी थे, इसीलिए वो अपने बेटे को यह समझाते हैं कि तुझे घर को बराबर से संभालना है।
इससे उसमें बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं? इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो और अवसर देखो, उसके उपरांत जो उचित समझो करो। गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने में लाभ ही लाभ है, लेकिन बेगरज को दाव पर पाना जरा कठिन है। इन बातों को निगाह में बांध लो, यह मेरी जन्म भर की कमाई है। तो वंशीधर के पिताजी उन्हें समझाते हैं कि जैसा जैसा अवसर हो वैसे लोगों के साथ हमें उसके जैसा कार्य करना चाहिए। कि भाई जिसको कठोरता से उसके साथ पेश आना है तो वह उस जगह पे कठोरता से करो, पर अगर कोई किसी को हमारी जरूरत है तो उसके साथ अच्छे से भी व्यवहार करना चाहिए। ऐसे जैसे हमें उनकी मदद भी करनी चाहिए। इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया। वंशीधर आज्ञाकारी पुत्र थे। ये बातें ध्यान से सुनी और तब घर से चल खड़े हुए। इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र, बुद्धि अपनी पथ प्रदर्शक और आत्मबल ही अपना सहायक था। लेकिन अच्छे सुकन से चले थे। जाते ही जाते नमक विभाग के दरोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए। वेतन अच्छा और ऊपरी आय का तो ठिकाना ही न था। वृद्ध मुंशी जी को सुख संवाद मिला तो फूले न समाये। महाजन लोग कुछ नरम पड़े। कलवार की आशालता लहाई पड़ोसियों के हृदय में सूल उठने लगे। तो यहाँ पे वो अच्छे सकन से जाते हैं उसके पिताजी की सब बातें सुनकर, और वहां पे जाते हैं तो उनको क्या था कि जो उनका आत्मबल था वो बहुत ही अच्छा था। वो वहां पे जाते हैं तो ये जो दरोगा की जो नौकरी थी उसके लिए सब ने बहुत ही ट्राई की, पर वहां पे किसी को नहीं नंबर लगा। और जब वंशीधर जब गए तो उन्हें ये नौकरी लग गई, तो वो उससे बहुत ही खुश हो गए। उसका वेतन भी अच्छा था। यह सुना तो उसके पिताजी भी बहुत ही खुश हो गए। लेकिन जो लोग थे पड़ोसी वाले, उनके हृदय में शूल उठने लगे, यानी कि उनको बहुत ही खराब लगा। कि कहते ना कि भाई जब हमारा अच्छा होता है तो दूसरों को अच्छा नहीं लगता, तो वैसे यहाँ पे भी होता है कि वो ये दरोगा की नौकरी लगी तो पड़ोसियों को अच्छा नहीं लगा। जाड़े के दिन थे और रात का समय था। नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे। मुंशी वंशीधर को यहाँ आए अभी 6 महीनों से अधिक न हुए थे, लेकिन इस समय में ही उन्होंने अपनी कार्य कुशलता और उत्तम आचार से अफसरों को मोहित कर दिया था। अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे। नमक के दफ्तर से एक मील पूर्व की ओर जमुना बहती थी। उस पर नावों का एक पुल बना हुआ था। दरोगा जी किवाड़ बंद किए मीठी नींद सो रहे थे। अचानक आंखें खुली तो नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट तथा मल्हारों का कोलाहल सुनाई दिया। उठ बैठे, इतनी रात गए गाड़ियां क्यों नदी के पार जाती है? अवश्य कुछ न कुछ गोलमाल है। तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया। वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा और बात की बात में घोड़ा बढ़ाए हुए पुल पर आ पहुंचे। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जाते देखी। डांट कर पूछा, किसकी गाड़ियां हैं? तो यहाँ पे क्या होता है, हमारे दूसरे भाग में जब उनको दरोगा की नौकरी लग जाती है, सब उनके ऊपर बहुत ही विश्वास करते हैं, क्योंकि वंशीधर जो थे वो बहुत ही ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति थे। तो पूरे जो उनके जो साथ कार्य करने वाले थे वो उनके ऊपर बहुत ही भरोसा करते थे। तो एक दिन क्या होता है कि उनकी जो नौकरी थी वहां पे उस पुलिस स्टेशन के पास में क्या होता है, नदी जमुना नदी है, और वहां पे जो नमक का कार्य होता था, तो उस समय पे जो नमक था हमारा उसके ऊपर कि भाई उसकी चोरी नहीं की जा सकती, और उसके व्यापार से कोई जो व्यापार करने वाले होते थे उनको जो लीगली होता है वही कर सकते, बाकी दूसरे कोई कर सकते नहीं थे।
पर जो आलोपी दिन था ये चोरी छुपे ये कार्य कर रहा था। तो इस बात की खबर मुंशी बंसीधर को नहीं थी। तो देर रात को अचानक से एक आवाज आती है कि जैसे गाड़ियां वो ब्रिज से जा रही हो। तो उन्होंने सुना, यह कोलाहल सुना तो वो तुरंत ही रात में देखने के लिए खड़े हो गए और उन्होंने वर्दी पहन ली, तमंचा लगाया, तमंचा यानी जो पुलिस की जो छोटी सी बंदूक होती है वो तमंचा, तो वो लेकर फिर बाद में वो पुल के पास जाते हैं। गाड़ियों की लंबी कतार पुल के पार जाते देखी तो उसमें से एक आदमी को उन्होंने पूछा कि किसकी गाड़ियां हैं। तो थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा, आदमियों में कुछ कानाफूसी हुई। तब आगे वाले ने कहा पंडित आलोपी दिन की। तो उसी समय पे जब उन्होंने पूछा कि ये किसकी गाड़ियां है तो एक टाइम तो ऐसा था कि कोई बोला ही नहीं, एक दूसरे का मुंह देखते रहे, एकदम सन्नाटा छा गया यानी चुप रह गए। फिर बाद में सब लोग कानाफूसी करने लगे और बाद में एक आदमी ने बताया कि ये तो आलोपी दिन की गाड़ी है। कौन पंडित आलोपी दिन? तो उन्होंने दरोगा ने पूछा कि कौन से पंडित आलोपी दिन? तो कि दातागंज के। तो कि वो दातागंज के रहने वाले हैं। मुंशी बंसीधर चौके। पंडित आलोपी दिन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे। लाखों रुपये का लेन देन करते थे। इधर छोटे से बड़े कौन ऐसे थे जो उनके ऋणी न हो। व्यापार भी बड़ा लंबा चौड़ा था। बड़े चलते पुर्जे आदमी थे। अंग्रेज अफसर इनके इलाके में शिकार खेलने आते और उनके मेहमान होते। 12 मास सदाव्रत चलता था। तो मुंशी बंसीधर को ये आदमी लोग उनके बारे में बताते हैं कि आलोपी दिन ये आदमी है कि जो बहुत ही बड़े गांव के जमींदार है। सब लोग उनसे ऋण लेने आते थे। इतने बड़े वो पैसेदार थे कि भाई अंग्रेज लोग उस समय में अंग्रेजों का राज था। तो अंग्रेज लोग जब शिकार खेलने आते थे तो भी उनके यहाँ पे मेहमान बनकर रहते थे और हमेशा सदाव्रत चलाते थे, यानी सबको खाना खिलाते थे। मुंशी जी ने पूछा गाड़ियां कहाँ जाएगी? उत्तर मिला कानपुर। लेकिन इस प्रश्न पर कि इसमें है क्या, फिर सन्नाटा छा गया। दारोगा साहब का संदेह और भी बढ़ा। कुछ देर तक उत्तर की बात देख वह जोर से बोले, क्या तुम सब गूंगे हो गए हो? हम पूछते हैं इनमें क्या लगा है? तो मुंशी जी ने उनकी सब बातें सुनी। फिर बाद में वापस पूछा कि ये गाड़ी जो है उसमें आपने क्या भरा है? तो पहले पूछा कि भाई कहाँ जा रहे हैं? तो कि कानपुर। तो इसमें क्या लेके जा रहे हो? तो फिर वापस कोई भी आंसर नहीं मिला। तो बाद में उन्होंने बोला कि क्या आप गूंगे हो जो बोलते नहीं हो, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे हो? तो फिर बाद में जब इस बार भी कोई उत्तर न मिला तो उन्होंने घोड़े को गाड़ी से मिलाकर बोरे को टटोला। भ्रम दूर हो गया, यह नमक के ठेले थे। तो वो घोड़े से उतरे और बाद में गाड़ी में जाकर वो चेक करते हैं। तो वहां पे जाकर उनको टटोला यानी हिलाकर देखा। तो वहां पे वो देखते हैं कि उसमें क्या भरा था? तो कि उसमें नमक था। पंडित आलोपी दिन अपने सजीले रथ पर सवार कुछ सोते कुछ जागते चले आते थे। अचानक कई गाड़ियां वाले घबराए हुए आकर जगाया और बोले, महाराज दरोगा ने गाड़ियां रोक दी है और घाट पर खड़े आपको बुलाते हैं। तो उसी समय जब दरोगा ने गाड़ी रोकी तो उनके जो आदमी थे वो आलोपी दिन को बुलाने आते हैं। तो उस समय वो सजीले रथ पर सवार होकर कुछ सोते कुछ जागते, मतलब आराम से वो खड़े वहां पे अंदर बैठे हुए थे। तो अचानक वो आदमी लोग आते हैं और उन्हें बोलते हैं कि महाराज आप हमारी गाड़ियां दरोगा जी ने रोक ली है तो आपको वहां पर बुला रहे हैं। पंडित आलोपी दिन का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। वह कहा करते थे कि संसार का तो कहना ही क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज्य है। उनका यह कहना यथार्थी था। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं। इन्हें वह जैसे चाहती है नचाती है।
लेटे ही लेटे गर्व से बोले, चलो हम आते हैं। यह कहकर पंडित जी ने बड़ी निश्चितता से पान के बीड़े लगाकर खाए। फिर लिहाफ ओढ़े हुए दारोगा के पास आकर बोले, बाबूजी आशीर्वाद, कहिए हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ कि गाड़ियां रोक दी गई? हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए। तो जब जो गाड़ी वाले आदमी थे वो आलोपी दीन के पास आकर संदेश देते थे कि भाई आपको वहां पे बुलाया है, तो उसी समय पंडित आलोपी दीन ने उनका सुना। पर आलोपी दीन कैसे आदमी थे? अभिमानी, कि उनके पास बहुत ही पैसे थे और वो ऐसे सोचते थे कि जिनके ऊपर लक्ष्मी जी की कृपा हो वो हर कार्य कर सकते हैं। बोले स्वर्ग में तो लक्ष्मी जी का राज्य चलता ही है, पर हमारी इस पृथ्वी पर भी जिसके पास लक्ष्मी है वो जो कार्य करना चाहे कर सकते हैं। तो वो ऐसा सोचते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने लेटे लेटे ही गर्व से बोले और क्या वहां पे वो पंडित जी यह कहकर पंडित जी ने बड़ी निश्चितता से पान के बीड़े लगाकर खाए। यानी उस जमाने में लोग खुद ही पान बनाकर खाते थे और मुंह लाल करके घुमा करते थे। तो ये आलोपी दीन थे वो भी ऐसे ही थे, क्योंकि बहुत ही वो पैसे वाले थे। तो उन्होंने बाद में वहां पे गए और बाद में उनसे बात की कि क्या हुआ, आप हमें क्यों बुला रहे थे? तो बोले बाबूजी आपका तो हमारा आशीर्वाद, आप पर हमारा हमेशा आशीर्वाद होना चाहिए। तो बोले आपकी ब्राह्मणों की तो कृपा दृष्टि हमारे पर सदैव होनी चाहिए, तो फिर आपको क्या प्रॉब्लम हुई जो आज आपने हमें बुलाया? यह कहकर उनसे बातचीत करते हैं। वंशीधर रुखाई से बोले, सरकारी हुक्म। यानी रुखाई यानी वंशीधर जो दरोगा थे, इसलिए वो गुस्से से बोले और उन्होंने जो कार्य किया था वो सरकारी हुक्म के खिलाफ था, इसीलिए वो गुस्से से बोले। पंडित आलोपी दीन ने हंसकर कहा, हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते और न सरकार को, हमारे सरकार तो आप ही है, हमारा और आपका तो घर का मामला है, हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं? आपने व्यर्थ का कष्ट उठाया, यह हो नहीं सकता कि इधर से जाए और इस घाट के देवता को भेंट न चढ़ावे। मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आ रहा था। वंशीधर पर ऐश्वर्य की मोहिनी का कुछ प्रभाव न पड़ा। तो यहाँ पे पंडित आलोपी दीन जो है, जब वंशीधर उन पे गुस्सा कर रहे हैं तो वो हंसकर उन्हें जवाब देते हैं कि हमें तो ना तो हम सरकार के हुक्म को जानते हो ना सरकार को, हम तो खाली आपको जानते हैं। कि वो कहते हैं कि मैं आपको अभी मिलने ही आने वाला था, क्योंकि मैं तो खाली आपको ही जानता हूँ। तो इस तरह वो वंशीधर को, दरोगा जो वंशीधर है उन्हें वो खरीदना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास पैसे बहुत है, इसीलिए वो इस तरह से उनको बात बताते हैं। पर वंशीधर जो है वो बिल्कुल भी उनके सामने नहीं पिघले, वो बहुत ही ईमानदार व्यक्ति थे। ईमानदारी की नई उमंग थी, कड़क कर बोले, हम उन नमक हरामों में नहीं है जो कौड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं। आप इस समय हिरासत में हैं। सवेरे आपका कायदे के अनुसार चालान होगा। चालान यानी जो सरकारी कागजात होता है उसके ऊपर लिखा हुआ होता है कि भाई इस आदमी को हमें पकड़ना है, उसे चालान कहते हैं। बस मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं है। जमानदार बदलू सिंह, तुम उन्हें हिरासत में ले लो। चलो मैं हुक्म देता हूँ। तो जब उन्हें वो ईमानदार व्यक्ति को खरीदना चाहते हैं आलोपी दीन, तो उनसे वो खरीदा नहीं जाता और वो अपनी नौकरी के बल पर उन्हें हिरासत में लेते हैं। तो उस समय उनको अच्छा भी नहीं लगता। फिर वो बोलते हैं कि मेरा जो कार्य है वो आपको बता रहा हूँ और जो भी होगा वो हिरासत में ही होगा, इसलिए मैं दूसरा जो आदमी होता है जमादार बदलू से उनको हिरासत में लेने के लिए हुक्म देते हैं।
पंडित आलोपीदीन स्तंभित हो गए। गाड़ी वालों में हलचल मच गई। पंडित जी के जीवन में कदापि यह पहला ही अवसर था कि पंडित जी को ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी। बदलू सिंह आगे बढ़ा, किंतु रौब के मारे यह साहस न हुआ कि उनका हाथ पकड़ सके। तो पंडित आलोपीदीन जैसे आदमी को अभी तक कोई ऐसे अफसर नहीं आए थे जो उनको पकड़कर ऐसे ले जाए। तो यह देखकर सब गाड़ी वाले थे वो भी क्या हो गए, एकदम अचंभित हो गए और सब लोग आपस में बातें करने लगे। और जो वहां पे बदलू सिंह करके जो दरोगा था, उनको भी जो जमादार थे वो जमादार को भी डर लगता था कि उनका हाथ कैसे पकड़े। उन्होंने तो बंसीधर ने तो उनको हुक्म दे दिया कि उनको हिरासत में ले लो, पर उनका हाथ पकड़ने की भी वो हिम्मत नहीं कर पाते थे। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते कभी न देखा था। विचार किया कि यह अभी उदंड लड़का है, तो वो क्या सोचने लगे कि उदंड यानी वो कुछ भी समझता नहीं है, माया मोह के जाल में अभी नहीं पड़ा, अल्लड़ है, झिझकता है। बहुत दीन भाव से बोले, बाबू साहब ऐसा ना कीजिए, हम मिट जाएंगे, इज्जत धूल में मिल जाएगी। हमारा अपमान करने से आपके क्या हाथ आएगा, हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़े ही हैं। तो उनके सामने वो आलोपीदीन बात करने लगे और मन में ही मन में सोचने लगे कि ये उल्लड़ है, उसे वो कुछ समझता नहीं है और वो हमारे से ऐसे कार्य कर रहा है, पर उसको पता नहीं है कि वो मुझे ज्यादा देर तक वहां पे हिरासत में नहीं रख सकेगा। और इस तरह से वो उनके साथ कि आप अगर ऐसे करोगे तो मेरी इज्जत धूल में मिल जाएगी, इसलिए आप मुझे अपमानित मत करो और मुझे हिरासत में मत लो। बंसीधर ने कठोर स्वर में कहा, हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते। तो तुरंत ही बंसीधर ने उसकी बात काटकर उन्हें बोल दिया कि हम जो हमारे कार्य में आता है वही काम हम करते हैं।